नमस्कार। इस विशेष प्रस्तुति में सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि विश्वास, केंद्रीय विद्यालय मासीपुर से, और आज हम साहित्य और विज्ञान की एक बेहद ही खूबसूरत और शांत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम प्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित एक अत्यंत सुंदर कविता फसल को गहराई से समझेंगे। ये कविता कोई साधारण पंक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है। तो चलिए, शब्दों के पीछे छिपे इस जादू और विज्ञान दोनों को एक साथ महसूस करते हैं। इस पूरी व्याख्या के दौरान हम कई पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत कविता के परिचय से होगी, फिर पहले और दूसरे काव्यांश के साथ उनके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। इसके बाद प्रकृति और मानव श्रम के बीच के संबंध, फसल के विज्ञान और अंत में इस संसार की पारस्परिक निर्भरता पर चर्चा करेंगे। तो आइए फसल की इस काव्यात्मक यात्रा का पहला कदम उठाते हैं और कविता के परिचय की ओर बढ़ते हैं। जब हम फसल शब्द सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद कुछ हरे भरे पौधे। लेकिन सच तो ये है कि एक फसल केवल एक पौधा नहीं होती। ये कई नदियों के जल, लाखों करोड़ों किसानों के हाथों की मेहनत और हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के एक साथ मिलने का एक जादुई परिणाम है। जब ये सारे प्राकृतिक और मानवीय तत्व एक ही धुन में काम करते हैं, तब जाकर कोई फसल लहलहाती है। चलिए, अब कविता के पहले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसके गहरे अर्थ को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना बेहतर होगा। यहाँ कुछ खास शब्द आए हैं, जैसे कोटि, जिसका सीधा अर्थ है करोड़, स्पर्श यानी प्यार से छूना, गरिमा का मतलब है किसी का महत्व, गौरव या उसकी महानता, और गुण धर्म का अर्थ है किसी चीज के भीतर छिपा वो विशेष गुण या तत्व जो उसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। इन शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से कविता का असली भाव उभर कर आता है। नागार्जुन जी ने कितनी मधुरता से लिखा है, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ध्यान दीजिए, यहाँ एक के नहीं दो के नहीं का कितनी बार उपयोग हुआ है। ये दोहराव हमें बताता है कि फसल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सामूहिक प्रयास का नतीजा है। अगर इसके भावार्थ को सरल शब्दों में पिरोएं तो इसका मतलब है कि अलग अलग नदियों का पानी भाप बनता है, बादल बन के आसमान में छा जाता है और फिर बारिश के रूप में धरती पर लौटकर फसलों को जीवन देता है। इसके साथ ही दुनिया भर के करोड़ों किसानों की अथक मेहनत और हजारों खेतों की मिट्टी के पोषक तत्व जब आपस में मिलते हैं, तब जाके ये फसलें खेतों में मुस्कुराती हैं। अब समय है कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ चलने का। यहाँ भी हम पहले कुछ नए शब्दों से दोस्ती करेंगे। इस अंश में महिमा शब्द का अर्थ है बड़प्पन या महानता। भूरी, काली, संदली, ये हमारी धरती की मिट्टी के अलग अलग रंग हैं। संदली का मतलब होता है चंदन जैसा हल्का पीला और खुशबूदार। रूपांतर का अर्थ है अपना रूप बदल लेना। और एक बहुत ही प्यारा शब्द है थिरकन, जिसका मतलब है खुशी से नाचना या हवा के साथ लय में झूमना। इन सब के बीच एक बड़ा ही सीधा पर बहुत ही गहरा सवाल उठता है, फसल आखिर है क्या? कुछ पल रुककर अगर हम इस पर विचार करें तो जवाब बहुत ही हैरान करने वाला मिलेगा। कवि ने इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह दिया है, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वो। नदियों के पानी का जादू है वो, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इन जादुई पंक्तियों का भाव यह है कि जो फसल हमें सामने दिखाई देती है, वो असल में उन चीज़ों का बदला हुआ रूप है जिन्हें हम देख नहीं सकते। वो बहते पानी का जादू है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी का स्वभाव है, सूरज की किरणों का नया रूप है, हवा का आनंदमय नृत्य है, और सबसे बड़ी बात, ये मानव हाथों की महानता है। ये सब अदृश्य चीजें मिलकर ही एक दृश्यमान फसल का निर्माण करती हैं। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जहां प्रकृति और मानव श्रम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हम तुलना करें तो एक ओर प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, नदियों के पानी का जादू, सूरज की रोशनी, नाचती हुई हवा और मिट्टी के अद्भुत गुण। वहीं दूसरी ओर मानव श्रम है,
करोड़ों किसानों के हाथों का स्पर्श, उनकी दिन रात की मेहनत, बीज बोना और पौधों की लगातार देखभाल करना। सच तो यही है कि न तो प्रकृति अकेले फसल उगा सकती है और न ही इंसान। ये दोनों का एक बेहद खूबसूरत सामूहिक प्रयास है। हमने साहित्य तो समझ लिया, अब जरा फसल के विज्ञान पर भी नजर डालते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कविता और जीव विज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। विज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि मिट्टी के गुण ही फसल की गुणवत्ता तय करते हैं। भूरी मिट्टी में अलग पोषक तत्व होते हैं, काली मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है, और संधली यानी हल्की पीली मिट्टी के अपने खास रासायनिक गुण और खुशबू होती है। हर फसल को अपने विकास के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है, ठीक जैसा कवि ने वर्णन किया है। और जिस वैज्ञानिक प्रक्रिया को कवि ने अपने शब्दों में पिरोया है, वो भी बहुत सरल है। पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी का पानी और पोषक तत्व खींचते हैं। उनकी पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, जिसे कविता में हवा की थिरकन कहा गया है। अंत में सूरज की किरणें इन सभी चीजों को मिलाकर पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को नागार्जुन जी ने सूरज की किरणों का रूपांतर कहकर कितना काव्यात्मक बना दिया है। हमारी इस चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां कवि नागार्जुन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है, पारस्परिक निर्भरता का संदेश। पूरी कविता में प्रकृति के लिए बेहद शानदार रूपकों का प्रयोग हुआ है। धूप को सूरज की किरणों का रूपांतर कहना और हवा के चलने को हवा की थिरकन बताना, ये रूपक प्रकृति की अदृश्य ताकतों को एक जीता जागता चित्र बना देते हैं। ये कल्पना सच में बहुत ही सजीव है, और यही तो सच्ची पारस्परिक निर्भरता है। हम इंसानों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के दिए गए उपहारों, पानी, धूप, मिट्टी और हवा पर निर्भर है। लेकिन साथ ही प्रकृति की इस विशाल संपदा को एक उपयोगी फसल का रूप देने के लिए मानव श्रम और लगन की भी उतनी ही जरूरत है। प्रकृति और मनुष्य दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। अगली बार जब भी भोजन की थाली सामने आए तो जरा रुक कर सोचिएगा, क्या उस भोजन में नदियों के पानी का जादू, सूरज की किरणें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लाखों किसानों के मेहनतकश हाथ दिखाई देते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि इस कविता का सच्चा अर्थ हमारे जीवन में उतर आया है। इस शांत और खूबसूरत व्याख्या का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद।